हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एट द स्टडी पॉइंट पर। तो दोस्तों, अभी इसके पहले जैसा हमारा टॉपिक चल रहा था अधिगम के सिद्धांत। अधिगम के सिद्धांत का टॉपिक आज है और अधिगम हम पढ़ रहे हैं। तो अधिगम के सिद्धांत में आज हमको पढ़ना है कि मतलब उसके 2 पॉइंट्स मैंने जैसा कि पिछले वाले वीडियो में बताए थे कि उसका जो व्यवहारवादी सिद्धांत और संज्ञानवादी सिद्धांत या गेस्टाल्टवादी सिद्धांत है। तो इसके पहले का वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो इसमें हो सकता है थोड़ा सा प्रॉब्लम हो आपको देखने में। तो अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो इस वीडियो को देखने से पहले आप पहले चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं और दूसरी वाली जो मैंने 2 वीडियो पहले अपलोड किए हैं वो दोनों वीडियो को पहले आप देखें, उसके बाद यहाँ पे आएँ, फिर वो आपको प्रॉपर समझ में आएगा। क्योंकि अभी जो है प्रॉपर लेक्चर ही चल रहा है, लॉकडाउन की वजह से सारे आदमी इधर उधर जा नहीं पा रहे हम। तो अभी मैं जो है लेक्चर की थ्रू ही ज़्यादातर कोशिश कर रहा हूँ आपको तक वीडियो पहुँचाने की, क्योंकि एग्ज़ाम जो है जुलाई में है और ज़्यादा टाइम है नहीं, अप्रैल का महीना लगभग ख़त्म होने वाला है। तो मई जून 2 महीने ही बचे, आगे जो है मैं कोशिश करूँगा जल्द से जल्द इसका पूरा सिलेबस खत्म करने की। तो फ्रेंड्स, अभी जैसा हमने पढ़ा, लास्ट में क्या पढ़ा था हमने जो है कि अधिगम की वक्र कैसे होती है और अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक कौन से होते हैं। आज हम शुरू करने जा रहे हैं अधिगम के सिद्धांत क्या है। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और आप अभी तक आपने चैनल को शेयर नहीं किया अपने फ्रेंड्स के साथ तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि आपके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस वीडियो का फ़ायदा मिल सके। तो दोस्तों, चलिए आज शुरू करते हैं हम कि अधिगम के सिद्धांत होते क्या हैं। तो अधिगम को सिद्ध करने के लिए अलग अलग तरह के सिद्धांत है, वही जो है अधिगम के सिद्धांत होते हैं। लेकिन इसमें कुछ साइंटिस्ट या कुछ मनोवैज्ञानिक जो थे वो कुछ व्यवहारवादी की तरफ से थे और कुछ जो थे वो गेस्टाल्टवादी साइंटिस्ट माने जाते हैं। संज्ञानवादी से जो संज्ञानवादी होते हैं उनको हम गेस्टाल्टवादी भी कहते हैं। तो व्यवहारवादी सिद्धांत में हम कुछ साइंटिस्ट का नाम लेते हैं, जैसे कि है ईपी पावलोव कौन है? ईपी पावलोव। और दूसरे वैज्ञानिक बीएफ स्किनर, जो कि बहुत ही कॉमन से माने जाते हैं ह्यूमन साइकोलॉजी में। और तीसरे हैं एडवर्ड ली थॉर्नडाइक। एडवर्ड ली थॉर्नडाइक का आपको मैं एक अलग से पूरा उनका डिटेल बताऊंगा इस वीडियो के बाद में। और जो चौथे आदमी है इसमें है क्लार्क एल हल। तो इसमें से ईपी पावलोव ने जो दिया था वो शास्त्रीय परंपरागत अनुबंधन का सिद्धांत दिया था और बीएफ स्किनर ने जो दिया था वो क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत दिया था। और एडवर्ड ली थॉर्नडाइक ने जो दिया था, जो सबसे बहुत ज़्यादा फेमस है, तो प्रयास और भूल का या फिर इसी को प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत भी कहते हैं। और क्लार्क एल हेल ने जो दिया था वो पुनर्बलन या रिफोर्समेंट का जो सिद्धांत दिया था वो दिया था प्रिंसिपल। तो व्यवहारवादियों में जो सबसे ज्यादा माना जाता है सिद्धांत, वो जो माना जाता है, एक तो सबसे ज्यादा माना जाता है रिफोर्समेंट को, यानी कि क्या बोलते हैं उसको, पुनर्बलन को या फिर अनुक्रिया को और अभिप्रेरणा को और उद्दीपक को। ये 4 पॉइंट को जो है व्यवहारवादी साइंटिस्ट या व्यवहारवादी जो सिद्धांत थे इन पर ज्यादा जोर देते हैं। मुख्यतः इस पे सबसे ज्यादा जोर किस पे रहता है कि पुनर्बलन पे। लेकिन इसके उलट अगर संज्ञानवादी सिद्धांत में अगर हम देखें, संज्ञानवादी सिद्धांत की तरफ अगर हम चले तो संज्ञानवादी सिद्धांत मीन्स जो था ये क्या करते थे, ये गेस्टाल्टवादी संप्रदाय से गेस्टाल्टवादी संप्रदाय से रिलेटेड थे। तो इनका जो मनोवैज्ञानिक था ये संज्ञानवादी थे, राइट। ये जो मनोवैज्ञानिक थे गेस्टाल्टवादी जितने थे ये सारे क्या कहते हैं, संज्ञानवादी थे। तो संज्ञानवादी जिसमें इसमें थे, पहला आदमी जो पहला साइंटिस्ट आता है, पहला मनोवैज्ञानिक मैक्स वर्डिमर, जिसका नाम आपने सुना होगा मैक्स वर्डिमर। और दूसरे जो आते हैं वोल्फगैंग कोहलर। दूसरे कौन से हैं? वोल्फगैंग कोहलर। और थर्ड जो आते हैं वो कर्ट लेविन एंड फोर्थ जो आते हैं कर्ट लेविन। इन्होंने क्या किया था, कर्ट लेविन ने क्या किया था, क्षेत्रवादी सिद्धांत दिया था। और जो फोर्थ नंबर के हैं वो कर्ट कोपका है। इसमें से मैक्स वर्डिमर ने क्या किया था, सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत दिया था। तो दोस्तों, इसमें बात यह कि इसमें जो जोर दिया था, जैसे कि व्यवहारवादी विज्ञान थे जो वो अनुक्रिया, उद्दीपक, पुनर्बलन और अभिप्रेरणा पर ज्यादा जोर दिया। लेकिन इन्होंने क्या किया, ये लोग जो थे इन्होंने अपना जो सारा अध्ययन किया वो चेतना या फिर व्यवहार पर किया, या फिर चेतना और व्यवहार दोनों को जो है, दोनों का विज्ञान इन्होंने माना, ठीक है। तो ये जो संज्ञानवादी सिद्धांत, इन्होंने जोर किस पे दिया, इन्होंने जो जोर दिया वो संवेदना पर दिया, बुद्धि पर दिया, प्रत्यक्षीकरण पर दिया और संज्ञान पर दिया। संज्ञान यानी कि मनोविज्ञान में संज्ञान का मतलब क्या होता है, ज्ञान को ही मनोविज्ञान में क्या कहते हैं, संज्ञान। तो उसी और केस पे दिया समस्या समाधान को। लेकिन जो व्यवहारवादी, अभी हम क्या देख रहे हैं, कंपैरिजन देख रहे हैं व्यवहारवादी सिद्धांत और संज्ञानवादी सिद्धांत के बीच में। लेकिन
संज्ञानवादी जो व्यवहारवादी सिद्धांत थे, व्यवहारवादी सिद्धांत जो है हर तरह से आपने देखा होगा, जैसे ईपी पावलोव जो है व्यवहारवादी सिद्धांत में, वो शास्त्रीय परंपरागत अनुबंधन का सिद्धांत है, राइट। इसी तरह से बीएफ स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत है, एडवर्ड ली थॉर्नडाइक प्रयासा भूल का सिद्धांत है, और क्लार्क एल हेल जो थे वो पुनर्बलन का सिद्धांत है। तो इसमें जो अनुबंधन का शब्द देखने को मिलता है कि व्यवहारवादियों का मानना क्या था, अधिगम किस तरह से होता है, और संज्ञानवादियों का कैसे अधिगम मानना था कि अधिगम किस प्रकार से होता है। ये दोनों चीजों की आइए हम चर्चा करते हैं। तो हम देखते हैं कि व्यवहारवादियों के हिसाब से मतलब क्या है अनुबंधन या अधिगम क्या होता है। व्यवहारवादियों के हिसाब से हम ये देखते हैं कि अधिगम कैसे होता है व्यवहारवादियों के अकॉर्डिंग। तो जैसा कि मैंने इसके पहले वाले वीडियो में बताया था कि अनुक्रिया क्या होती है। अनुक्रिया वो होती है जो उद्दीपक को प्राप्त करने के लिए या अधिगम करने के लिए जो क्रिया की जाती है, या उद्दीपक के लिए जो क्रिया की जाती है, वो क्रिया क्या कहलाती है, अनुक्रिया, राइट। अनुक्रिया जब की जाती है, जब किसी उद्दीपक के प्रति कोई क्रिया की जाती है, राइट, जब किसी उद्दीपक के प्रति कोई अनुक्रिया या कोई क्रिया की जाती है तो हम उसको अनुक्रिया कहते हैं। लेकिन जब अनुक्रिया करके और उद्दीपक को जब हासिल कर लिया जाता है, यानी कि लक्ष्य, उद्दीपक को हम लक्ष्य भी कह सकते हैं, यानी कि अनुक्रिया करने के बाद अगर आपको लक्ष्य मिल जाता है या उद्दीपक आपको मिल जाता है, तो अनुक्रिया और उद्दीपक के बीच में जो बॉन्डिंग बनती है या जो बंधन बनता है, राइट, जो अनुक्रिया है और उद्दीपक है, आपने अनुक्रिया किया और अनुक्रिया करने के बाद जो है आपको उद्दीपक मिल गया या आपने अपना लक्ष्य हासिल कर लिया, तो अनुक्रिया और जो उद्दीपक है इनके बीच में जो आपस में इंटर रिलेशन कनेक्शन या बॉन्डिंग बनेगा, उसी बॉन्डिंग को क्या कहते हैं, अनुबंधन कहते हैं, या फिर उसी को संबंध कहते हैं, या फिर उसी को बंधन कहते हैं। और ये जो यही बंधन है अनुक्रिया और उद्दीपक के बीच में जो बॉन्ड बनता है, जो बॉन्डिंग बनती है, इसी को क्या कहते हैं, अनुबंधन जब हो जाता है तो इसी अनुबंधन को हम क्या कहते हैं कि अधिगम अब हो गया है। तो ये जो अधिगम मतलब इसके अनुसार, इस हिसाब से जो है व्यवहारवादियों के अनुसार ये हिसाब से अधिगम होता है। लेकिन इसके उलट अगर देखिए संज्ञानवादियों के जो संज्ञानवादी या गेस्टाल्टवादी जो साइंटिस्ट थे, इनका हिसाब जो था वो थोड़ा सा डिफरेंट था। ये मानते थे कि अधिगम जो है, दूसरी बात क्या थी व्यवहारवादियों की दूसरी बात ये थी कि ये लोग क्या मानते थे कि अधिगम जो है धीरे धीरे, मतलब स्टेप बाय स्टेप, थोड़ा थोड़ा करके धीरे धीरे होता है। लेकिन जो संज्ञानवादी थे, ये संज्ञानवादियों का मानना था कि अधिगम अचानक होता है, राइट। इनका क्या मानना था कि अधिगम अचानक हो जाता है। और दूसरी बात क्या थी कि व्यवहारवादी मानते थे कि अधिगम जो होता है यंत्रवत होता है, मतलब किसी ना किसी चीज की जरूरत पड़ती है अधिगम करने के लिए। और व्यवहारवादियों के हिसाब से अधिगम जो था वो पशु और मानव दोनों कर सकता था। लेकिन जो संज्ञानवादी या गेस्टाल्टवादी जो साइंटिस्ट थे, इनके अनुसार क्या था कि अधिगम जो था वो केवल और केवल मानव ही कर सकता था। तो ये देखते हैं कि अधिगम जो है, अधिगम की प्रक्रिया किस हिसाब से संज्ञानवादी या गेस्टाल्टवादी साइंटिस्ट का कहना था कि अधिगम इनके हिसाब से कैसे होती है। तो इनका मतलब क्या था, समस्या का समाधान ही करना जो होता है वो अधिगम है। मतलब किसी समस्या की समाधान की एबिलिटी रखना खुद के, मतलब किसी समस्या के समाधान का क्षमता अगर आपके पास है तो आपका वो क्या है, अधिगम मानते थे। तो देखते हैं कैसे, जैसे मान लेते हैं हम संज्ञानवादी सिद्धांत के अनुसार अगर हम देखते हैं या गेस्टाल्टवादी सिद्धांत के देखते हैं, तो हमारे पास क्या है, हमारे पास 5 सेंसेस हैं, या हिंदी में कहें तो 5 इंद्रियां हैं। इंद्रियां कौन कौन सी हैं, आंख, कान, नाक, जीभ और त्वचा, यानी कि आंख, कान, नाक, जीभ और स्किन, यानी कि त्वचा। ये 5 इंद्रियां हैं हमारे पास, कौन कौन सी, आंख, कान, नाक, जीभ और त्वचा। स्किन के जरिए भी हमको सेंस होता है किसी भी चीज को। जैसे हमारी आंखें अगर बंद कर दी जाए, फिर आंख बंद करके अगर आपको कोई चीज लाके कोई टच करो, आप जैसे किसी वुड को टच करो या फिर किसी मेटल को टच करो, ऐसा कोई क्लॉथ को टच करो, तो आप क्या करते हैं, आंख बंद करके ऐसे उसको अगर टच करते हैं तो स्किन कैसे हमको सेंस देती है ना कि हाँ ये चीज है, तो इसलिए इसको जो है सेंसेस में रखा जाता है। तो हमारे पास जो 5 इंद्रियां हैं, आंख, कान, नाक, जीभ और त्वचा। अब देखते हैं कि संज्ञानवादियों के हिसाब से अधिगम कैसे होता है। तो संज्ञानवादियों के हिसाब से जो अधिगम था, तो जैसे मान लीजिए आप एक कमरे में सोए हुए हैं या कोई लड़का सोया हुआ है कमरे में, राइट। अब उसके ऊपर क्या हुआ कि कुछ गिरा या कोई कीड़ा गिरा, तो उसके क्या हुआ, इसके स्किन पर ऐसे कीड़ा रेंगते हुए गया, राइट। तो जब स्किन पे कीड़ा रेंगते हुए जब जा रहा है, ऐसा ऐसे रेंगते हुए जाएगा आपके स्किन पे, तो क्या होगा, आपको महसूस होगा, राइट। तो वो जो पहली बार आपको महसूस होगा कि हाँ नहीं मेरे ऊपर कुछ गिरा है, तो उसको हम क्या कहते हैं कि संवेदना यानी कि इंद्रिय के द्वारा, संवेदना उसको कहते हैं कि इंद्रियों के द्वारा प्राप्त जो पहला ज्ञान होता है वो संवेदना होता है, राइट।
तो मतलब जैसे उसके स्किन पे गिरा हो वो चीज रेंग रही है, राइट। तो दिमाग में क्या जाएगा, नहीं मेरे ऊपर कुछ गिरा है, मेरे स्किन पे या कुछ मेरे शरीर पर कुछ गिरा है और वो इस तरह से रेंग रहा है। तो रेंगने के बाद क्या करेगा, जैसे उसका दिमाग, जब दिमाग के पास सिग्नल जाएगा कि हाँ स्किन पे हमारे बॉडी पे कुछ गिरा है, तो दिमाग क्या करेगा, उसका प्रत्यक्षीकरण करेगा। प्रत्यक्षीकरण करने के लिए दिमाग क्या करता है, प्रत्यक्षीकरण जब उसका दिमाग करेगा तो प्रत्यक्षीकरण करेगा तो दिमाग उसको पहचानने की कोशिश करेगा। क्या पहचानने की कोशिश करेगा, उसका नाम पहचानने की कोशिश करेगा। जैसे आपके ऊपर छिपकली गिरी है तो आप जैसे चलने से थोड़ा सा आप अंदाजा लगाएंगे, आपके ब्रेन में जाएगा कि हाँ ये छिपकली है। सबसे पहले आप उसका नाम करेंगे, उसका पहचान करेंगे, फिर आपको उसका नाम पता होगा। पहचान कैसे करेंगे, पहचान जैसे छिपकली के चलने से, या छिपकली थोड़ी ठंडी होती है क्योंकि वो रेप्टाइल्स में आती है ना, तो उनका ब्लड ठंडा होता है। तो आप जब पहचानेंगे नहीं हाँ ये तो छिपकली लग रही है, जैसे पहचानेंगे ठंडा है, 4 पैर है, पूंछ से ऐसा चलेगा, फिर आपको उसका नाम ध्यान दिमाग में आएगा। दिमाग उसका प्रत्यक्षीकरण कर रहा है, इसीलिए ये सारी चीजें आपके दिमाग में आ रही है। जब दिमाग उसका प्रत्यक्षीकरण करके उसको पहचानेगा, फिर उसके बाद क्या करेगा, उसका नाम आपके दिमाग में आएगा। उसका नाम आने के बाद फिर उसकी व्याख्या होगी आपके दिमाग में, नहीं अरे यार ये तो छिपकली काट लेगी तो मतलब ज्यादा ऐसे जा काट लेगी तो जहर हो जाएगा। बाकी वैसा रूमर्स है, ये रूमर है, क्योंकि छिपकली के बाइट में कभी भी जहर नहीं होता। खास स्पीसीज जो होती है वो सिर्फ एक खास स्पीसीज में ही जो पॉइजन होता है छिपकली में वही होता है। बाकी अदरवाइज जो घरों में छिपकली पाई जाती है उनके बाइट में किसी भी तरह का कोई पॉइजन नहीं होता है। तो आपके दिमाग में ये जो प्रत्यक्षीकरण है, प्रत्यक्षीकरण होगा, सबसे पहले पहचान करेगा, फिर आपका दिमाग उसका नाम ढूंढेगा, हाँ ये है। उसके बाद जो उसकी व्याख्या करोगे आप, नहीं ये जो है छिपकली है, ये मुझे काट लेगा, ऐसा वैसा, ये सारी चीजें जो है आपके दिमाग में, ये सारी चीजें जो है डेवलप होंगी। इसी को क्या कहते हैं, प्रत्यक्षीकरण। तो इंद्रिय के द्वारा जो है, स्किन के द्वारा जो पहला ज्ञान प्राप्त होता है दिमाग को, वो संवेदना होती है। फिर उसके बाद उस चीज का जब दिमाग प्रत्यक्षीकरण करेगा, उसका पहचान करेगा, उसका पहला नाम आपको आएगा, और उसके बाद क्या होगा, उसकी व्याख्या होगी दिमाग में कि हाँ ये चीज है। फिर क्या करेंगे आप, उससे बचने के लिए जो फिर आप जो क्रिया करेंगे, जब दिमाग प्रत्यक्षीकरण कर चुका, आपको पूरा पता चल चुका कि हाँ ये है, फिर इसको क्या कहते हैं हम, संज्ञान। संज्ञान यानी कि मनोविज्ञान में ज्ञान को संज्ञान कहते हैं, यानी कि तब आपको ज्ञान हो जाएगा, क्योंकि संवेदना हुई, संवेदना से फिर प्रत्यक्षीकरण हुआ, प्रत्यक्षीकरण करने के बाद आपके दिमाग को ये चीज कंफर्म हो गई कि हाँ ये चीज छिपकली है। तो इसका मतलब क्या हो गया, आपके पास संज्ञान मौजूद हो गया, मतलब आपको ज्ञान हो गया कि ये है। फिर उसके बाद ज्ञान होने के बाद क्या आएगा, आपको सूझ, मतलब आपको एक आइडिया आएगा, आपको सूझ आएगा कि हाँ नहीं यहाँ इसको मतलब इसका हटा दें, ऐसा कर दें, वैसा कर दें, फेंक दें, या कोई भी चीज है तो सूझ आ जाएगा। तो ये जो सूझ आया आपके दिमाग में, संवेदना से लेकर प्रत्यक्षीकरण, प्रत्यक्षीकरण से लेकर संज्ञान, संज्ञान से लेकर जो सूझ आया, जब आपके दिमाग में सूझ आया कि नहीं इसको ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, तो सूझ आने के बाद क्या होगा, आपके पास उस समस्या का समाधान आएगा, राइट। जब आपको कोई सूझ आ जाएगा तो जब सूझ आ जाएगा तो आप अपने आप उस समस्या का समाधान कर लेंगे। तो ये जो समस्या का समाधान है, ये जो समस्या का समाधान है, ये जो है संज्ञानवादी या गेस्टाल्टवादी साइंटिस्ट के हिसाब से ये प्रोसेस जो है ये अधिगम का है। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही मैं बता रहा हूँ, बाकी हम अगले वीडियो में जो देखेंगे वो देखेंगे एडवर्ड ली थॉर्नडाइक के बारे में, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखेंगे एडवर्ड ली थॉर्नडाइक के बारे में। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही बेल आइकन को भी हिट करना ना भूलें, ताकि मेरी आने वाली बेस्ट वीडियो में नोटिफिकेशन आपको प्रॉपर मिलता रहे। ओके गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।